बात ऐसी है कि मध्य भारत में नैरो गेज ट्रेन 13 अप्रैल 1903 को गोंदिया और नैनपुर जंक्शन के बीच चली थी। कहते हैं इसको बनाने में ब्रिटिश सरकार को लोहे के चने तक चबाने पड़ गए थे, क्योंकि यह वह समय था जब कान्हा को नेशनल पार्क का दर्जा नहीं मिला था। दोस्तों, बात पुरानी है। मेरे मामा जी जो लगभग 1965 में सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वेयर की पोस्ट में ज्वाइन हुए थे, काफी यंग थे और कई बार बिना वाहन के भी सर्वे का कार्य करने जंगल चले जाया करते थे। एक बार उन्होंने नैरो गेज ट्रेन के बारे में एक कहानी बताई, जिसमें जंगल और आदमखोर बाघ के कई किस्से प्रचलित थे। उस समय जंगल काफी घना था और जंगली जानवर की भरमार हुआ करती थी। नैरो गेज रेलवे लाइन को पूरा करने का जिम्मा बंगाल नागपुर रेलवे ने सर्वे ऑफ इंडिया के होनहार अधिकारी मिस्टर हेनरी को सौंपा था। हेनरी के साथ यंग अधिकारी मिस्टर हार्वर्ड एडबर्ड भी मौजूद थे। उन्हें जल्द से जल्द सर्वे का काम निपटाना था और अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी थी, जिसके उपरांत ही सरकार रेलवे की लाइन बिछाने का काम प्रारंभ कर सकती थी। दोस्तों, नैनपुर के पास लामटा और छरे गांव नाम के दो गांव में भी सर्वे का काम किया जाना था। तो हेनरी और एडबर्ड ने अपनी टीम का चयन किया, जिसमें 9 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जंगलों का अनुभव तो था ही, साथ में उनके कोई ना कोई पारिवारिक पहचान उन दूर दराज के गांवों में थी। साल 1900 का समय था जब हेनरी और एडबर्ड अपनी टीम के साथ बालाघाट से छरे गांव जाते हैं। उन्हें एक सरकारी जीप नुमा वाहन से पहुंचाया गया था, किंतु वर्कर बैलगाड़ी से टेंट और अन्य खाने पीने का सामान लेकर आ रहे थे। अब लगभग शाम के 4 साढ़े 4 का समय रहा होगा। सूरज भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, मानो 1 घंटे के आसपास वह जंगलों में छुप जाएगा। और समय भी ठंड का था, तो हेनरी ने बिना कोई पल गंवाए मजदूरों को टेंट लगाने का आदेश दिया। कुछ कुछ मजदूर आग जलाने के लिए सूखी दूबा और लकड़ी लेने चले गए, तो कुछ मजदूर टेंट लगा रहे थे। एडबर्ड एक मजदूर अनीश खान को लेकर जंगल मुआयना करने लगते हैं। वह अनीश से पूछते हैं कि चरे गांव और लामटा के बीच कितने गांव पड़ते हैं और क्या हम वहां रात गुजार सके तो यह हमारे लिए सुरक्षित होगा, क्योंकि मुझे लगता है यह जंगल काफी घना है और इसी कारण बाघ या अन्य खूंखार जानवर तो अवश्य यहां रहते ही होंगे। इस पर अनीश कहता है, साहब आधे घंटे की दूरी में एक गांव टीटवा पड़ेगा, किंतु वह बहुत ही छोटा गांव है। यदि वहां व्यवस्था नहीं हो पाई तो ऐसे में रात गुजारने की नई व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जल्दी ही रात होने वाली है और उसके पहले हम लोगों को रात्रि के भोजन की भी तैयारी करनी है। इस तरह बात करते करते रात्रि का भोजन तैयार कर लिया जाता है और सभी ने मिलकर रात होने के पहले अपना डिनर कर भी लिया। अब डिनर के बाद हेनरी सभी लोगों को आग तापने को कहते हैं और गप-शप का दौर चलने लगता है। इसी बीच हेनरी उन मजदूरों से पूछते हैं, क्या इस घने जंगल में कोई बाघ या तेंदुआ तो नहीं रहता? इस पर एक मजदूर देवी प्रसाद कहता है, हुजूर, इस जंगल का एक राजा है जो अक्सर गांवों के नजदीक भटकता देखा गया है, पर उसने कभी किसी पर जानलेवा हमला नहीं किया है, और किया भी होगा तो इस बियाहबान जंगल में ऐसी खबरें आम बात होती हैं। तहसीलदार या पटवारी कभी भी हर्जाना न देना पड़े, इसके लिए कलेक्टर से ऐसी खबरें छुपा देते हैं। अब तक मिस्टर एडबर्ड की क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। वह बीच में ही पूछते हैं, मुझे बताओ कि सबसे नियरेस्ट हमला किस जंगली जानवर का हुआ था और कैसे हुआ था? इस पर देवी प्रसाद कहता है, साहब अभी पिछले हफ्ते की बात है। तुइया पानी नाम का छोटा सा गांव, जिसमें एक महिला जो जंगल से बांस लाने गई थी, दोपहर का समय था। वह अक्सर दोपहर में जाती और लकड़ी लेकर गांव वापस आ जाती थी, किंतु उस दिन उसको गए पूरा दिन गुजर जाता है। वह गांव वापस नहीं आती है। तब उसके परिवार वाले बेचैन होकर उसे तलाशते हैं, किंतु उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तब अगले दिन गांव और परिवार वाले एक जत्था बनाकर उसे ढूंढने डीप जंगल में जाने का निर्णय करते हैं। जब वे लोग बांस के झुरमुट में उस युवती की साड़ी अस्त व्यस्त हालत में देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि यह कार्य किसी जंगली जानवर का किया धरा है। सभी लोग सोच रहे थे कि यदि भालू ने अटैक किया होगा तो शायद बचने के चांस हो सकते हैं, किंतु थोड़ी देर बाद वास्तविकता से पर्दा हट जाता है। एक बांस के झुरमुट में महिला का पैर फंसा दिखाई देता है। आसपास कई इंसेक्ट घूम रहे थे और पास जाकर देखा गया
तो महिला की लाश जो लगभग पूरी खाई जा चुकी थी दिखाई दी। ऐसा मंजर गांव वालों ने शायद ही कभी देखा होगा। लाश देखकर पूरे गांव वालों में डर की सिहरन दौड़ जाती है। अब लोग जल्दी जल्दी महिला का बचा हुआ शरीर, यूं कहे कि कुछ मांस के पीस लेकर वे लोग जल्दी से गांव लौट जाते हैं। जब वे लोग युवती की लाश उठा रहे थे तो उन्होंने कई छोटे और बड़े बाघ के पंजों के निशान देखे अंदाजा लगाया गया कि बाघ के जोड़े ने ही इस महिला का शिकार किया होगा। इस कहानी को सुनने के बाद हेनरी ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी आग बुझने पर अपने टेंट से नहीं निकलेगा और न ही किसी प्रकार की हरकत या शोर करेगा। हेनरी ने आगे यह भी बताया कि उन्होंने 5 साल ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी काम किया है, तो मुझे बाघों की थोड़ी बहुत आदत पता होती है कि वे बहुत ही शातिर तरीके से शिकार करते हैं। जब बाघ जोड़े में होता है, जैसा कि अक्सर सर्दियों के समय वे अपने मेट के साथ ही रहना पसंद करते हैं, जिसमें बाघ कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है और अपनी मेट को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यदि हम कुछ सावधानियां रखेंगे तो शायद यह बाघ हम लोगों में दिलचस्पी ही न दिखाए। अब रात के लगभग 12 बज चुके थे। धीरे धीरे आग कम होने लगती है। तब एडवर्ड ने सभी से अपने अपने टेंट में जाने की गुहार लगाई। हेनरी ने भी सभी को दोबारा सचेत करते हुए अपने टेंट से नहीं निकलने की हिदायत दी। अब सभी लोग अपने अपने टेंट में सो जाते हैं, किंतु एडवर्ड अभी भी कुछ ड्राइंग कर रहे थे। तभी उनके टेंट में कुछ काला साया दिखाई पड़ता है। वो झट से अपने टेंट की लालटेन बंद करके टेंट से बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि वह बाघ और उसकी मेट अभी अभी उनके टेंट के पास से गुजरे हैं। उन्हें शक हुआ कि कहीं बाघ ने उसके टेंट में जली लालटेन की रोशनी को देख तो नहीं लिया है और छल से मुझे बाहर निकालने का कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं। अब डर एडवर्ड पर हावी होने लगता है, किंतु उनके पास अनुभवी मिस्टर हेनरी थे। उसने बिना देरी किए उन्हें धीरे से जगाया और बाघ एवं उसकी मेट की जानकारी दी। हेनरी बिना आवाज किए राइफल को किसी तरह लौट कर लेते हैं, किंतु उन्हें बाघ की कोई स्थिति पता नहीं थी। वो तो बस एडवर्ड के बताए अनुसार टेंट के सामने राइफल ताने लेटे रहे। अब इसी तरह 1 घंटा गुजर जाता है। बाघ की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई आहट नहीं होती, मानो वो अब यहां थे ही नहीं। किंतु हेनरी और एडवर्ड के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टेंट से बाहर निकलकर उस बाघ के जोड़े को देखते। अब कुछ समय बाद दोनों को नींद लग जाती है और एकाएक उनके कानों में आवाज आती है, साहब जी उठिए, सुबह हो गई है, नाश्ता करके काम प्रारंभ किया जाना है। इस पर एडवर्ड ने उस मजदूर से पूछा, क्या तुम्हें रात की कोई बात पता चली? मजदूर ने न में जवाब दिया और कहा कि साहब, हम लोग बहुत थक गए थे तो पता ही नहीं चला कब नींद लग गई सुबह। वे अपनी लोडेड राइफल के साथ जंगल में थोड़ी दूर निकलते हैं। कुछ ही गज चले होंगे कि उन्होंने एक जंगली नाला देखा जिसमें चारों तरफ बाघ और उसके मेट के पंजों के निशान थे। उन्होंने एडवर्ड को सचेत होकर कहा, कल रात तुम्हारी गलती की सजा हम सभी लोगों को अपनी जान गंवाकर कर देनी पड़ती। वो तो अच्छा ये हुआ कि बाघ और उसकी मेट ने ध्यान नहीं दिया और नाले की तरफ बढ़ गए। अब मिस्टर हेनरी और मिस्टर एडवर्ड जल्दी से कैंप में लौट आते हैं, किंतु उन्होंने रात वाली घटना मजदूरों को नहीं बताई, क्योंकि इससे मजदूरों को विपरीत असर होता या ये भी हो सकता है कि वे लोग काम ही ना करें। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वहां किस तरह की समस्या है। उन्हें तो काम पूरा होना चाहिए, वो भी तय समय पर। हेनरी कैंप तक आ तो गए थे, लेकिन उनके मन में अभी भी बाघ और उसकी मेट की ही बात घूम रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा तो ये पाया कि जंगल का जो हिस्सा था वो लगभग ग्रासलैंड से कवर था। दोस्तों, ये वही ग्रास है जिसके पीछे बाघ छुपकर अपने शिकार के समीप पहुंच जाता है और फिर शिकार कर लेता है। अचानक हुए हमले से डियर या इसी जैसा छोटा जानवर कुछ समझ पाता, उसके पहले ही वह बाघ का निवाला बन जाता है। इसी ग्रास को ही टाइगर ग्रास कहा जाता है, जिसमें पूरा का पूरा बाघ छुप जाता है। और इस कान्हा कॉरिडोर में तो इस ग्रास की भरमार थी। अब यदि बाघ किसी घास के पीछे दुबक के हम लोगों को देख भी रहा होगा तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। हम सब अब उस बाघ और उसकी मेट की दया पर निर्भर हैं। इस तरह सोचते सोचते दोपहर हो जाती है। सभी लोग लंच करके सुस्ताने लगते हैं। अब हेनरी और एडवर्ड ने अपनी राइफल को लोडेड मोड पर रख दी थी। कहीं से कोई भी आहट होती तो हेनरी अपनी राइफल उस ओर कर देते जहां से कोई आवाज आ रही होती थी।
किंतु एडवर्ड, जो सहायक सर्वेयर थे, वो राइफल को कंधे में रखने के साथ साथ एरिया का नक्शा भी तैयार करते जा रहे थे। उन्हें पता था कि जितनी जल्दी ये काम कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी यहां से जाने मिल जाएगा। आमतौर पर बाघ निशाचर जीव होते हैं और वो अपने कार्य को शाम या रात में करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर दिन में वो आराम करते हैं। अब यहाँ कोई एकाकी बाघ नहीं था, उसकी मेट भी उसके साथ थी, तो खतरा ज्यादा था। जब दिन के 4 बज रहे होंगे, तभी हेनरी ने मजदूरों को बुलाकर सूचना दी कि कोई भी व्यक्ति शाम ढलते ही अलग अलग नहीं रहेगा। जैसा कि देवी प्रसाद ने बताया है कि 5 दिन पहले तुइया पानी गांव की किसी युवती का शिकार बाघों ने किया है, इसीलिए हम लोगों को अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। इस पर देवी प्रसाद ने कहा, साहब, क्या उन बाघों का खतरा यहां पर भी है? देवी प्रसाद की बात पर मिस्टर हेनरी ने हामी भर दी, जिसके बाद एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कैंप में हो गया। पर मिस्टर हेनरी अनुभवी ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने शाम ढलने के पहले एक युक्ति लगाई और सभी से कहा, आज हम कैंप की जगह किसी ऊंचे वृक्ष पर मचान बना के सोएंगे। मुझे आभास हो चला है कि यहां हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो हमें लगातार स्टैक किए जा रहा है और उसे इंतजार है रात होने का, जब वो हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और मुझे अच्छे से पता है, तुइया पानी गांव की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। अब सभी लोग रात्रि के भोजन की व्यवस्था करने लग जाते हैं। इधर हेनरी और एडवर्ड सभी को गार्ड किए हुए थे। बारी बारी से वो मजदूरों के पास रह गए और हमेशा अपनी लोडेड राइफल के ट्रिगर पर उनकी उंगली होती। जल्दी ही रात हो गई, सभी ने रात के पहले अपना अपना डिनर कर लिया। पर आराम करने वे लोग आज टेंट के अंदर नहीं, बल्कि ट्री पर बने मचान पर रात्रि विश्राम करने चले गए। हालांकि नीचे टेंट में उन्होंने सामान वगैरह रख दिए थे और आग भी जला रखी थी। दोस्तों, रात का समय वो भी करीब करीब 8 बजा होगा। पर जंगलों के अंदर यह समय मांसाहारी के निकलने और शिकार करने का होता है। मजदूर तो लगभग सो ही गए थे, क्योंकि काम करने की वजह से उन्हें जल्दी नींद आ जाती है। पर हेनरी और एडवर्ड के लिए यह रात ऐसे साक्षात्कार की रात होने वाली थी, जिसका सामना आज तक उन्होंने सपने में भी नहीं किया था। एडवर्ड हेनरी को मास्टर कहकर संबोधित करते थे। एडवर्ड ने हेनरी से पूछा, मास्टर, क्या सचमुच हम टाइगर की टेरिटोरी में काम करने की दुस्साहस कर रहे हैं? इस पर हेनरी जवाब देते हुए कहते हैं, एडवर्ड, चाहे कैसा भी सिनारियो रहे, हमें तय समय पर काम करके ही देना होगा, क्योंकि कम से कम मैं तो इस उम्र में दूसरी नौकरी खोजने नहीं जाऊंगा। एडवर्ड को मिस्टर हेनरी की बात समझ आ गई थी कि ब्रिटिश राज में काम तो करने ही होंगे, और वो भी समय रहते। अब खाना खाने के बाद ऊपर मचान में सभी लोग आराम करने लग जाते हैं। जल्दी ही रात घिर आती है। इधर सांभर डियर की आवाज के साथ माहौल की शांति भंग हो जाती है। हेनरी अपने मचान से मजदूरों की तरफ चिल्ला के बोलते हैं, वैसे तो मचान बहुत ऊपर है, यहाँ किसी जानवर का कोई खतरा नहीं है, फिर भी जब बाघ गुर्राए तो नीचे देखने का प्रयास न करें, क्योंकि जब तक बाघ को पता नहीं रहता कि उसका खाना ऊपर ट्री में है, तब तक वह ऊपर आने की हिम्मत नहीं करता। किंतु जैसे उसे पता चल जाता है, तो वह फिर ऊपर आने की हिम्मत करने लगता है। सभी ने हामी भरी और सोने लगते हैं। अब बाघ और उसकी मेट धीरे धीरे कैंप के पास आ जाते हैं और कैंप में इधर उधर देखने लगते हैं, पर टेंट में सिवाय सामानों के कुछ नहीं होता है। कुछ देर व्यतीत करने के बाद बाघ और उसकी मेट वहां से कहीं निकल जाते हैं। सुबह मजदूरों ने मिस्टर हेनरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि उनके तजुर्बे के कारण वो आज बाघ की टेरिटोरी में जिंदा है। सुबह नित्य क्रिया और नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने काम में जुट जाते हैं। आज सभी को कल रात की सनद थी, इसीलिए बिना कोई पल गंवाए एकजुटता से कार्य हो रहा था। दोपहर का समय था, तभी एक संदेशवाहक हेनरी और काम कर रही उनकी टीम के बीच से गुजरता हुआ जाने लगा। संदेशवाहक को देखकर हेनरी ने पूछा कि किस विभाग का संदेश लेकर जा रहे हो। इस पर संदेशवाहक ने बताया कि वह टिकड़िया गांव के कोटवार का संदेश लेकर चरेगांव के पटवारी साहब को देने जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह एक आदमखोर बाघ ने गांव के शिवचरण दास को अपना शिकार बना लिया है और तालाब के पास उसे खा रहा है। तब तो हेनरी ने उसे रोककर पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली और उससे पूछा कि टिकड़िया गांव का वो तालाब यहां से कितनी दूरी पर होगा। संदेशवाहक ने जाते जाते बताया कि यही कोई 5 मील की दूरी पर होना चाहिए। संदेशवाहक के जाने के बाद एडवर्ड ने हेनरी से पूछा कि आपने उस घटना वाली जगह के बारे में इतनी बारीकी से क्यों पूछताछ की। इस पर हेनरी ने कहा, अभी तो दिन है, पर रात में रोज मचान पर सोया नहीं जा सकता।
कभी ना कभी तो हमें मचान से उतरकर टेंट में रात बितानी पड़ेगी, क्योंकि यह आदमखोर बाघ की टेरिटोरी है और मैं अपने आदमियों की जान ऐसे ही दांव में नहीं लगा सकता। अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। दोस्तों, दोपहर तक चरेगांव के पास जंगलों का सर्वे काम पूरा हो गया था, तो हेनरी ने एडवर्ड से कहा, क्यों ना हम वो टिकरिया गांव के तालाब में आदमखोर बाघ द्वारा मारे गए आदमी को देखने चलते हैं। 5 मील की दूरी दूर नहीं होती है। हम जल्दी से देख के वापस आ जाएंगे और यदि कोई जानकारी मिलती है, जैसे कि वह बाघ कैसे अपना शिकार कर रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या है शिकार की, इससे बहुत सहायता मिल जाएगी। अब चर्चा के बाद दोनों टिकरियां गांव में उस तालाब के पास निकल जाते हैं। जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो पूरे गांव का क्राउड वहां था। लाश के करीब पहुंच के उन्होंने लाश का मुआयना किया। केवल पैर का हिस्सा खाया जा चुका था, किंतु पैर के ऊपर का हिस्सा बचा हुआ था। एडवर्ड ने कहा, मास्टर, क्या इतने से खाने से बाघ की भूख मिट गई होगी? इस पर हेनरी ने कहा, नहीं, यह तो अकेले बाघ की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर तो वो अपनी मेट के साथ घूम रहा है। अब जल्दी जल्दी हेनरी और एडवर्ड वापस लौटने लगते हैं। एडवर्ड कहता है, मास्टर, थोड़ी देर में शाम होने वाली है। क्या ऐसे में हम लोगों को यहां से जाना चाहिए या आज की रात यही बितानी चाहिए? मास्टर ने कहा, पहले कैंप चलते हैं, फिर वहीं से डिसाइड किया जाएगा कि आगे जाया जाए या आज यही स्टे किया जाए। थोड़ी देर में वे लोग कैंप पहुंच जाते हैं। शाम का समय था तो सबसे अनुभवी वर्कर देवी प्रसाद ने रात्रि भोज की तैयारी पहले ही कर ली थी। मास्टर ने उनसे पूछा कि क्या यहां से आगे जाया जा सकता है या स्टे करना ठीक रहेगा। अनुभवी देवी प्रसाद ने बताया कि साहब, जल्द ही रात हो जाएगी। ऐसे में इतने सामान को लेकर जाने में असुविधा होगी और ऊपर से आदमखोर बाघ का डर भी है, तो आज रात यहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करने में ही भलाई होगी। जैसे ही सभी ने भोजन किया, ग्रासलैंड से कुछ सरसराहट की आवाज मास्टर को सुनाई दी। उन्होंने सभी लोगों को आगाह करते हुए अपने अपने मचान पर चले जाने का इशारा किया। मास्टर का इशारा पाकर सभी बिजली की गति से अपने अपने मचान पर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में बाघ वहां से ग्राउलिंग करता हुआ आ जाता है। ढलती शाम को बाघ बेहद ही शानदार नजर आ रहा था और वह लगातार मास्टर और उसके साथियों को घूरे जा रहा था। मास्टर ने कहा, यह उपयुक्त समय है, क्यों ना इस आतंक का अंत यही कर दिया जाए? एडवर्ड ने हाँ में सिर हिलाया। अब रिएक्शन समय बहुत कम था। मास्टर ने अपनी राइफल निकाली और बाघ का निशाना साधा, पर अचानक बाघ का दूसरा साथी भी गुर्राता हुआ वहां आ गया और मचान के आसपास दोनों चहलकदमी करने लगे। बाघ की दहाड़ इतनी जबरदस्त थी कि मास्टर निशाना लगाने में असहजता महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर में बाघ और उसकी मेट किसी दूसरे खाने की तलाश में वहां से निकल जाते हैं। तब एडवर्ड कहता है, मास्टर, आपने उस बाघ को मारा क्यों नहीं? इस पर मास्टर ने कहा, शाम का समय हो चला था और बाघ का वो दूसरा साथी मेरा कंसंट्रेशन खराब कर रहा था। अब रात ढलने लगी थी, तकरीबन 4 या 5 बजे का समय रहा होगा। एक वर्कर देवीराम को नेचर कॉल लगती है। वो अपने साथी मारबत को बताता है कि उसे नीचे जाना ही होगा। तब वो और मारबात धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। देवीराम घास के झुरमुट में नेचर कॉल निपटाने चला जाता है, किंतु अचानक घास से झुरमुट से देवीराम के चिल्लाने की आवाज आती है। मारबत भागकर मचान में चढ़ जाता है, किंतु देवीराम की किस्मत उतनी अच्छी नहीं रहती। वहीं बाघ ने उसे पल भर में मार डाला और जंगल में खींच कर ले गया। जैसे ही ये घटनाक्रम होता है, एडवर्ड और हेनरी भी जाग जाते हैं, किंतु सुबह 5 बजे का समय था। ऊपर से ठंड होने के कारण ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब हेनरी ने जोर से पूछा, क्या हुआ, ये शोर क्यों हो रहा है? तब मजदूरों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, बाघ आया, बाघ आया, उसने देवी का शिकार कर लिया। इस पर एडवर्ड ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और मजदूरों के बताई हुई दिशा की तरफ हवा में 2-4 फायर कर देते हैं। पर बाघ और उसकी मेट जंगल में कहीं गुम हो गए थे और अब एकदम से सब शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद सूर्य निकल आता है, किंतु सभी वर्कर इस तरह डरे हुए थे कि वो मचान से नीचे नहीं आना चाह रहे थे। अब सबसे पहले हेनरी और एडवर्ड नीचे उतरते हैं, ग्रासलैंड में अच्छी तरह से सर्चिंग करते हैं, किंतु बाघ और उसकी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। हेनरी ने कहा, बाघों को अपना खाना मिल गया है, वो एकांत में कहीं छिपकर भोजन का आनंद ले रहे होंगे। हेनरी ने वर्करों से कहा, नीचे आ सकते हो, अब यहां बाघ और उसकी मेट दूर दूर तक नहीं है। धीरे धीरे सारे वर्कर नीचे उतर आते हैं, किंतु आज वे सभी मायूस लग रहे थे। और हो भी क्यों नहीं, उनके साथ में रहने वाला उनका साथी, जिसका अभी अभी 2
आदमखोर बाघों ने शिकार जो कर लिया था। साथी वर्करों ने हेनरी से कहा, साहब क्या देवी राम की बची कुची लाश बाघ के पास से लाने में हमारी मदद कर सकते हैं? इस पर हेनरी ने कहा, हम तैयार हैं, देवी राम की लाश को उन बाघों के पास से जरूर लाएंगे, किंतु दोपहर को जब वे भोजन कर लिए होंगे और पानी पीने किसी नाले के पास या जंगल में कहीं आराम करने चले गए होंगे, तब सर्चिंग करनी चाहिए। जिस पर सभी वर्कर और एडवर्ड राजी हो गए। दोपहर 2 बजे हेनरी और सभी लोग साथी वर्कर की लाश को खोजने डीप जंगल में निकल जाते हैं। जब कुछ दूरी पर चले थे, तब एक जंगली नाला दिखाई देता है। हेनरी सभी को रुकने का इशारा करते हैं। एडवर्ड ने जोर से कहा, मास्टर देखो, बाघ के ताजा पगमार्क, लगता है अभी अभी उन्होंने यहां से पानी पिया है। इस पर हेनरी ने एडवर्ड को धीरे से बात करने को कहा। अब हेनरी कहते हैं, देखो बाघ यही कहीं छुपे भी हो सकते हैं और हमारे हल्ला करने से वो अपने हम पर हमला भी कर सकते हैं। अभी हमारा पहला लक्ष्य यह है कि किसी तरह देवी राम की लाश की रिकवर किया जाए। सभी ने हेनरी की बात पर हामी भर दी। अब जंगल में जैसे ही ग्रासलैंड खत्म होता है, ऊंचे वृक्षों की शुरखलासी चालू हो जाती है। तभी सहसा एक झुरमुट में एक वर्कर को कुछ पीला सा दिखाई दिया। उसने तुरंत हेनरी को बताया कि साहब उस बांस के झुरमुट में कोई जानवर बैठा है, हो ना हो वो वही बाघ है। हेनरी ने तुरंत अपनी राइफल उस झुरमुट की तरफ कर दी। बाघ समझ गया था कि ये लोग वही होंगे जो उनका शिकार छीनने आ रहे हैं। उसने एक दमदार जोर की दहाड़ मारी, पूरा जंगल थर्रा गया। पूरे वर्कर घबराकर वहीं बैठ जाते हैं। अब तो एडवर्ड भी घबराकर कांपने लगा था, किंतु किसी तरह एडवर्ड ने अपनी राइफल को थामे रखा और ट्रिगर पर अपनी उंगली रख ली। अब हेनरी कहते हैं, एडवर्ड तुम पीछे से मुझे कवर करो, क्योंकि बाघ पीछे से और छुपकर हमला करने में माहिर होते हैं। मुझे लग रहा है बाघ का एक साथी यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। अब एडवर्ड ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए पीछे से हेनरी को कवर किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इन लोगों को इस तरह आगे बढ़ता देख बाघ और आगे चला जाता है। जैसे ही बांस के झुरमुट में सभी लोग पहुंचते हैं, देवी राम की लगभग पूरी खाई लाश दिख जाती है। ऐसा भयावह मंजर देख सभी की रूह कांप जाती है। खैर जल्दी से देवी राम की लाश को चादर में लपेटकर वापस लौटने की तैयारी की जाती है। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी कुछ समय पहले साथ में था, अचानक उसकी लाश को चादर में लपेट के लाया जाना अपने आप में मन को विचलित कर देने वाली स्थिति निर्मित हो गई थी। अब कैंप में सभी लौट के आ गए थे और इस बात का मंथन किया जा रहा था कि देवी राम के गांव उसकी लाश को कैसे भिजवाया जाए। इस पर एक वर्कर जगमोहन कहता है, साहब यह मेरे गांव मगरदर्रा के पास विनय की गांव का रहने वाला है, जो यहां से लगभग 8 मील की दूरी पर है। हेनरी ने इसे नेक काम बताया और जल्दी से उस वर्कर को रवाना कर दिया। इधर ये सब कार्यवाही में शाम हो जाती है। अब हेनरी कहते हैं, ऐसे माहौल में एक रात और बिताना आसान काम नहीं है, किंतु ढलती शाम को जाना भी बहुत खतरनाक होगा। मैंने आप लोगों को लौटते समय यह नहीं बताया कि जब हम देवी राम की लाश को लेकर आ रहे थे, तो दूर से वो बाघ हम लोगों को स्टॉक कर रहा था। ऐसे में जाहिर सी बात है, वो आज रात दोबारा हमला करने आएगा। सभी लोगों पर डर हावी होने लगा था, तो उन्होंने एक साथ यह बोला कि आज रात यही मचान पर सोना उचित रहेगा। अब शाम को थोड़ा नाश्ता करने के बाद सभी लोग मचान में सोने चले जाते हैं। कहते हैं उस रात भी बाघ और उसकी मेट टेंट के पास आए थे, और किंतु मचान इतने ऊंचे में थी कि वहां जाने के बारे में बाघ सोच ही नहीं सकते थे। इसीलिए बाघ और उसकी मेट वहां से चले गए। अब सुबह हो जाती है। सबसे पहले एडवर्ड और हेनरी नीचे उतरकर स्थिति का जायजा लेते हैं। उसके बाद सभी वर्करों को नीचे उतरने कहा जाता है। अब हेनरी कहते हैं, जल्दी से नाश्ता करने के बाद हमें की ओर निकलना है। अब जल्दी से सभी कैंप से निकल जाते हैं। आगे हेनरी चल रहे थे, बीच में सारे मजदूर और लास्ट में एडवर्ड थे। लगभग 5 मील चलने के बाद चरेगांव आ जाता है। यह बाकी गांव की अपेक्षा ठीक गांव था। यहां सप्ताह में एक बार हाट भरता था, तो आज वो दिन था जब यहां बाजार भरना था। हेनरी और मजदूरों ने लगभग 10 दिनों का राशन ले लिया। अब अगले 10 दिनों तक उन्हें फिर जंगलों में सर्वे का काम करना था, और बार बार जंगल से बाजार आने का खतरा हेनरी लेना नहीं चाहते थे। दोपहर तक सभी ने भोजन और राशन का सामान खरीद कर जाने की तैयारी कर ली। उन्हें चरे गांव और लामता के बीच एक वन ग्राम, जिसका नाम मोरिया था, आज शाम तक वहां पहुंचना था। 8 मील का रास्ता तय करने के बाद बीच घने जंगल में ये पहुंच जाते हैं। उन्होंने आते आते गांव और आस पास के लोगों से उस जगह का जायजा लिया
और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद एक जगह टेंट लगाने को कहा। टेंट लगा लेने के बाद भी मिस्टर हेनरी कुछ अनमने से दिखाई दे रहे। तब एक वर्कर ने हेनरी से पूछा, साहब आप कुछ थके से लग रहे हो और चिंता में भी नजर आ रहे हो। दुख तो हमें भी देवीराम का है, पर आगे की कार्यवाही तो जारी रखनी ही होगी। इस पर हेनरी कहते हैं, मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि 8 मील दूर वो बाघ और उसकी मेट आएंगे या नहीं। यदि आ गए तो हमारे पास इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्लान है। सबसे सीनियर वर्कर देवी प्रसाद कहता है, साहब यदि मचान बना लिया जाए तो हम बेहतर स्थिति में हो सकते हैं, वरना अब यहां से किसी की भी जान जाती है तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देवी प्रसाद ने कहा, साहब क्यों ना हम एक मचान भी बना लें। देवी प्रसाद की बात हेनरी को अच्छी लगती है। वो इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं। फिर शाम तक मचान बना ली जाती है। जल्दी ही सभी भोजन करके मचान में चले जाते हैं। अब रात के लगभग 2 बजे का समय, हालांकि आज चांदनी रात थी, बाहर बहते हुए नाले में चांद को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। मिस्टर हेनरी रात में मचान से उस नाले की तरफ देख रहे थे और यह सोच रहे थे, इन घने जंगलों में कुछ दूरी के बाद जंगली नाले बहुत प्रचुर मात्रा में देखने मिल रहे हैं। यहां तो जंगली जानवर भरपूर मात्रा में भी है, फिर क्यों यहां के बाघ आदमखोर हो रहे हैं। अभी इतना सोच ही रहे थे कि उस नाले में कोई काली सी परछाई उनको दिखाई दी। वे सचेत हो गए और अपनी राइफल निकालकर उसे लोड करने लगे। अब राइफल लोड हो गई थी, निशाना साधने की देर बस थी। हेनरी ने देखा कि यह बाघ वही आदमखोर है और उन लोगों का पीछा करते हुए यहां तक आ गया है। या यह भी हो सकता है कि यह उसकी मेट का ही इलाका हो, जिस पर अब इस बाघ ने कब्जा कर लिया हो। यह सब सोचने का उनके पास समय नहीं रह गया था। वो बाघ अब बिल्कुल उनके सामने था और उनको ही की निर्णय लेना था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी राइफल से पानी पीते हुए बाघ पर निशाना साधा, जो लगभग 25 से 30 फुट की दूरी पर था। जोरदार धमाके के साथ बंदूक की गोली सीधे आदमखोर के सिर में जाकर लग जाती है। बाघ उछलकर पीछे की ओर भागता है और वही जमीन में ढेर हो जाता है। यह आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं, किंतु तभी एक और जोरदार राइफल का धमाका होता है और बाघ की मेट जो वहीं बैठी थी वो भी जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर पहुंचिंग करने के बाद वह भी मर जाती है और हो जाता अंत उस आतंक का, जो आतंक नैनपुर रेलवे लाइन बनाने के समय सर्वे टीम और अन्य गांव वालों को, जो इनसे सामना करते और अनंत खौफ के साए में जी रहे थे,